हे प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ मजे में। आप कैसे हैं? बस यार एकदम बढ़िया। एक प्रणय, हाल फिलहाल में तुमने एक बड़ी अच्छी चीज लिखी थी और काफी लोगों के दिमाग में भी रहता है कि ये अचानक ये सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली कैसे हो गया है, और इसके जो अंडरलाइंग रीजंस हैं ये क्या है। मतलब ये सिर्फ इसलिए कि हम डिजिटली कनेक्टेड हैं कि इसमें और कुछ गहरा माजरा है? हम्म। हाँ सौरभ, इसमें मुझे आपके भी विचार जानने हैं, क्योंकि ये तो ऐसा सवाल है जिसकी समझ अभी भी काफी हद तक अधूरी है। मतलब पूरे विश्व में ही मैं ये कहूंगा। और मैंने देखा है कई सालों से कई अलग अलग कारण दे रहे हैं लोग। तो जैसे पहले आपको याद होगा, लोग बोलते थे इको चेम्बर्स में डाल देता है सोशल मीडिया, तो वो प्रॉब्लम है। ठीक। तो सबसे पहले बोलते थे कि अलग अलग गुटों में बांट देता है और हर गुट और एक्सट्रीम होता चले जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम है। फिर धीरे धीरे लोगों की एक थ्योरी है कि ये जो लाइक्स और रीट्वीट्स है, इसने एक कुछ ऐसा लाया जिससे कि बेतुकी चीज भी वायरल हो जाती है। तो उसने एकदम हम्म। गेम ही खराब कर दिया सोशल मीडिया का। ये एक थ्योरी हम्म। थी। फिर लोगों ने बोला ये एडवर्टाइजमेंट लेड मॉडल है, क्योंकि उनका खुद को का कुछ आमदनी तो होती नहीं है, तो इस वजह से वो लोग और एक्सट्रीम कंटेंट बनाते हैं। फिर आया ये कि बिग टेक की वजह से हो रहा है ये, क्योंकि दो तीन हम्म। बड़े लोग ये सोशल मीडिया के ओनर है, इसलिए प्रॉब्लम। फिर अब हाल ही में चल रहा है कि एल्गोरिदम्स प्रॉब्लम है, क्योंकि तो यूट्यूब एल्गोरिदम में प्रॉब्लम है या ट्विटर एल्गोरिदम में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एल्गोरिदम्स को ओपन करना चाहिए और ये सब हम्म। उससे ठीक हो जाएंगी हाँ, चीजें। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो ये ठीक बोलते है हैं ना? कि मैंने एल्गोरिथम पूरा जो है कवर कि कर लिया ना? हाँ, क्योंकि वो लोग बोलते हैं बेसिकली एल्गोरिथम का हम और डीप जा सकते हैं, और रीजन ये है कि अगर आप कोई एक चीज के पीछे पड़े तो वो आपको उसमें और अंदर एक्सट्रीम चीजें अपने आप से दिखाता रहेगा। आपने थोड़ा सा हम्म। भी इंटरेस्ट मान लीजिए शो कर दिया कि दुनिया फ्लैट है, तो वो आपको फ्लैट अर्थ की इतनी ज्यादा चीजें दिखाएगा यूट्यूब की, फिर आप अगर उस तरीके की थिंकिंग वाले हैं तो आप कन्विंस ही हो जाएंगे। तो कहते हैं लोग कि हाँ। भाई एल्गोरिथम जो है, आप अगर हल्का सा भी किसी तरफ आपका झुकाव है तो आपको उस तरफ धकेल ही देगी एल्गोरिथम। तो ऐसा हम्म। लोग बोलते हैं। एक और चीज मैं बोलूंगा जो तुमने कवर, आई डोंट नो उसमें किसी में कवर होती है कि नहीं, ये लेट 90s से ही ना प्रणय, जब इंटरनेट ही आया था सोशल मीडिया से पहले ही, हम्म, लोग ऐसा बोलते थे कि इंटरनेट की वजह से ट्राइबलिज्म और ग्लोबलिज्म दोनों बड़ी उल्टी चीजें हैं, पर दोनों बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो हम्म। ये एक लोगों की इंसाइट थी जब वो फोरम्स और ग्रुप ही थे, तो लोगों ने ये देखा था कि भाई गुटबाजी तो, क्योंकि जब हम अपने सिर्फ भूगोलिक क्षेत्र में कनेक्टेड होते हैं, तो हम अगर मान लीजिए आपकी कोई एक विचार है, किसी थोड़े से अतरंगी विचार है किसी चीज के बारे में, जैसे हम इसी का एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि सब लेते थे कि भाई मान लीजिए दुनिया फ्लैट है, गोल नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपके आसपास में कोई ऐसा सोचने वाला मिलेगा नहीं जल्दी आपको, तो आप जो है लाइन पे वापस आ जाएंगे। लेकिन इसी तरीके का अगर एक आदमी हर शहर में हो, तो वो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे ऑनलाइन, और उनका गुट बन जाएगा। और फिर वो एक दूसरे को बोल सकते हैं, नहीं नहीं मैं भी ऐसा सोचता हूँ, तू भी ऐसा सोचता है, हाँ भाई ये तो ठीक बात लग रही है, और वो एक ग्रुप बन जाएगा, तो एक तरीके की ट्राइब बन जाएगी जो कि बड़ी। और दूसरा, जो विचार थोड़े से भी पॉपुलर किसी एक एरिया में है वो बहुत जगह फैल जाएंगे, तो उसके लिए ग्लोबलिज्म भी फैल जाता है। तो ये एक इंसाइट लेट 90s से ही थी कि भाई बड़े ये उल्टी चीजें हैं ग्लोबलिज्म और ट्राइबलिज्म, पर ये दोनों इंटरनेट के प्रभाव से बढ़ेंगी, और ये सोशल मीडिया में हमने देखा भी है। नहीं, ये बड़ी दिलचस्प बात की सौरभ आपने। वैसे तो एल्गोरिदम्स के ऊपर भी ना सौरभ, जो हमारे पास अभी तक सबूत है वो थोड़े मिले जुले हैं। तो जैसे हमें ये पता है कि यूट्यूब के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, और ये कई लोगों ने कहा है कि जो यूट्यूब पे एक्सट्रीम कंटेंट है वो डिमांड सप्लाई की वजह से चलता है, ना कि अच्छा। एल्गोरिदम की वजह से। तो कुछ लोगों ने कई कंटेस्ट किया है कि एल्गोरिदम ना भी दे तो भी लोग अपने ढूंढ ही उनको जो लेंगे। चाहिए वो ढूंढ ही लेते हैं। तो हम्म। उस तरीके से भी होता है। तो उसके ऊपर मतलब अभी मैं नहीं कहूंगा कि हमें डेफिनेटली पता है एल्गोरिदम्स की वजह से हो रहा है या नहीं। कुछ कुछ शायद सोशल मीडिया साइट्स पर पता है कि एल्गोरिदम्स की वजह से हो रहा है, पर जो बड़े हैं जैसे यूट्यूब वगैरह, उसमें थोड़ा कंटेस्टेड है। तो ठीक। ये है। ठीक है, तो मैंने इस सोचा कि लोग इतने सारे कारण दे रहे हैं, लेकिन क्या कुछ बेसिक ऐसे मूल कारक हैं क्या जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग
जो भी हो रहा है आज सोशल मीडिया, हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया की वजह से ये हो गया वो हो गया, हम उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कुछ ऐसे मूल कारक है क्या? तो मेरे हिसाब से 3 कारक है, और ठीक है। मैं बताता हूँ, आप भी बताइए कि इससे हम लोग काफी कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं नहीं। मैं एक उदाहरण भी दूंगा अंत में, ठीक है? तो सबसे पहले तो एक जो मैं इसे बोलता हूँ मेटा मैकेनिज्म्स। तो सबसे पहला है प्रासंगिक समूह का विस्तार, मतलब रेफरेंस नेटवर्क एक्सपेंशन मैं जिसे कहता हूँ। और वो आपने जो बोला सीधा सीधा वही बात है, मतलब कि अब जैसे साइकोलॉजी में हमें पता है कि जो भी हम चीजें करते हैं उनमें से बहुत कुछ डिसीजन लेते हैं, या हम लोग कुछ कुछ बिहेवियर व्यवहार करते हैं, उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा एकदम आत्मनिर्भर होता है। ज्यादातर हिस्सा ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों को देखते हैं और जो वो लोग करते हैं उससे हम लोग प्रभावित होते हैं। तो इसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट बिहेवियर, ठीक है? अच्छा, तो ये बेसिकली जो कोई कोई आपको वैलिडेशन चाहिए, कोई दूसरा आदमी क्या कर रहा है, देखा देखी में काम करना बेसिकली। हाँ, हाँ, तो और ये ऐसा नहीं होता कि हर किसी का जो करने का जो बर्ताव है या धारणा है वो आप पर इफेक्ट करती है। आपका एक छोटा समूह होता है जो आपको जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपके दोस्त हैं, अगर आपके दोस्त को बहुत जबरदस्त फंडिंग मिल गई तो आपको लगेगा यार मेरे को भी कुछ करना चाहिए, है ना? ऐसा होता है। तो वो उसे बोलते हैं रेफरेंस नेटवर्क। तो हमारे जो क्लोज लोग हैं जिसको हम लोग अपने जैसा समझते हैं किसी हद तक, शायद हमारा बैकग्राउंड सेम है या शायद हम लोग साथ में रहते हैं, तो उस वो रेफरेंस नेटवर्क हमारे बर्ताव और हमारे जो धारणाएं हैं उन पर असर डालता है। तो वो रेफरेंस नेटवर्क होता है। और पहले जैसा कि आप कह रहे थे, ये जो रेफरेंस नेटवर्क था ये भौगोलिक दौर से एक सीमित था, है ना? क्योंकि हमारे जितने आसपास दोस्त हैं जो सोचते हैं वही हम लोग करेंगे या उसी से हम लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से एकदम विस्तार हो गया इसका, रेफरेंस नेटवर्क का। और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि रेफरेंस नेटवर्क मतलब ऐसा ही नहीं कि जो लोग हमारे जैसा ही सोचते हैं, वो तो सिर्फ इको चेम्बर्स हो गया। लेकिन रेफरेंस नेटवर्क ऐसा भी एक्सपैंड हो गया है कि हमारे जैसे ही लोग जो हमसे एकदम विपरीत सोचते हैं उन्हें भी आप उसी समय पे देख रहे हैं और उसी समय पर आप उनके विचार भी सुन रहे हैं। तो उस वजह से जो बहुत कुछ हो रहा है उसमें एक ये बड़ा हिस्सा। इसमें जो एक सोशियोलॉजिस्ट है ज़ेनेब तुफेकची, बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक बहुत अच्छा एनालॉजी दिया था इसके लिए। उन्होंने बोला था कि इको चेम्बर्स की जो धारणा है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में इको चेम्बर्स है और पहले नहीं थे, पहले भी इको चेम्बर्स थे, बल्कि इको चेम्बर्स की जो का जो घर्षण होता है वो सोशल मीडिया में ज्यादा है। हम लोग ज्यादा बहुत सारे इको चेम्बर्स एक साथ मिल पाते हैं और एक साथ लड़ पाते हैं, जो कि पहले नहीं हो पाता था इतनी तरीके से। तो वो बोलती हैं कि इसको हमें सोचना है तो इस तरीके से सोचना है। सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो अकेले बैठे हुए। ये ऐसा है कि आप पढ़ रहे हो और आप एक फुटबॉल स्टेडियम में हो, और फुटबॉल स्टेडियम में आपकी टीम है और एक दूसरी टीम है, और आप उस टाइम पे एक साथ पढ़ रहे हो। तो आप अपने दोस्तों को सिग्नल करने के लिए बोलोगे यार देखो ये सही बोला, और आप दूसरे लोगों को आप चिढ़ाओगे जो आपकी टीम में नहीं है, और जिससे आपकी टीम भी एकजुट होगी। तो उस तरीके से कुछ माजरा है जो सोशल मीडिया में होता है। आपको क्या और लगता एक है? थोड़ा पब्लिक, हाँ ये बहुत ही जबरदस्त, और ये मैंने काफी लोगों को देखा भी है जो थोड़े काफी चुपचाप से लोग थे, अपनी क्या कहते हैं इस तरीके की, मतलब इस तरीके का उनका कोई नॉर्मल बिहेवियर दिखता नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे वो जैसे जिसको बोलते हैं ना एक एंग्री फुटबॉल और क्रिकेट फैन की तरह बिहेव करते हैं कि ये दूसरे की टीम बेकार है, ये लोग देखो कितने गंदे हैं, अरे मेरे प्लेयर ने फाउल किया तो क्या, तूने भी तो किया था ना। तूने तो ये नहीं बोलते कि बहुत गलत है 1950 में किया था। हाँ, उसने देख पिछले वाले गेम में तूने भी फाउल किया था, उसने देख उधर हाथ मारा था। तो ये एकदम बिल्कुल ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये काफी एक्सप्लेन करता है। तो कुछ लोग जो शायद शांति से बैठे भी रहते थे अपने ड्राइंग रूम में, वो भी आकर के ऐसे जोश में आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि आप एक थोड़ा पब्लिक जो परफॉर्मेटिव चीज है ना, एक बार आप पब्लिक में कूद गए तो गेम से निकलना भी मुश्किल है मुझे लगता है। फिर आप एकदम गेम का पार्ट हो गए, और फिर आप पे पब्लिक प्रेशर है कि बस तू पिछली बार बोल रहा था इस बार चुप क्यों है। तो इस तरह से जो मेरे को लगता है जो शांत लोग हैं वो भी ऐसे खिंचते चले आते हैं ये वाली चीज में, लड़ाई झगड़ा बढ़ाने के लिए। और ये तो थोड़ा सा गेम का मैकेनिक्स ही जो है वो लड़ाई झगड़े वाला है। हाँ बिल्कुल।
और पर इसका मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, जैसे कि अब तो क्योंकि प्रासंगिक समूह वैश्विक हो गए, इसका मतलब ये भी है कि हर मुद्दा भी वैश्विक हो चुका है, तो हर मुद्दे पर पूरे विश्व से विचार आ सकते हैं। तो जैसे आप हम लोगों ने देखा था फार्म लॉस के ऊपर हम लोगों ने एपिसोड भी किया था, काफी वैश्विक हो गया था ना, तो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो एक लोकल सीमित रह पाता है, क्योंकि रेफरेंस नेटवर्क इतने विस्तार हो गया है। मैं उससे मतलब इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि मैं उसको ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, या फिर मैं उसके कुछ विचारों से सहमत हूँ। तो हम लोग इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हर मुद्दा बाय डिफॉल्ट मुझे लगता है वैश्विक हो गया। बिल्कुल, अभी जैसे अबॉर्शन का मुद्दा जो है यूएस में, उसमें पूरी दुनिया ही नहीं, हिंदुस्तान में भी बहुत लोग बोल रहे हैं, और बोलने वाले वैसे भी है जो बोल रहे हैं अरे हमें क्या मतलब, लेकिन देखो देखो ये लोग क्यों बोल रहे हैं, मतलब ये बोलने के लिए भी लोग बोल रहे हैं कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं, तो किसी ना किसी तरह से लोग बोल ही रहे हैं, और चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, चाहे जिस भी वजह से बोल रहे हैं, या मजे लेने के लिए, कुछ लोग दुखी होके, हर रीजन से, लेकिन हर मुद्दा जैसे तुमने बोला वैश्विक मुद्दा हो गया। हाँ, तो ये पहला कारण था, लेकिन ये कारण ये नहीं बता पाता कि मतलब जो हमारा कंटेंट है वो एक्सट्रीम क्यों हो रहा है, इतने अलग अलग भिन्न विचार क्यों आ रहे हैं ना, वो अभी तक नहीं समझा पाए हम। तो दूसरा कारण मुझे लगता है कि एक और विस्तार है, जैसे मैं कहता हूँ ओवरटन विंडो का विस्तार। तो ये ओवरटन विंडो हम लोगों ने पहले भी बात की थी इसकी, लेकिन ओवरटन विंडो ये होता है कि किसी भी मुद्दे पर जो हमारे विचार है जो व्यक्त किए जा सकते हैं, वो एक विंडो के अंदर आते हैं, वो पूरे जो विचारों की रेंज होती है उससे काफी सीमित होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अब डिफेंस पेंशन के ऊपर हम लोगों ने एपिसोड किया, अभी भी कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं कह सकता कि आप जो भी सोल्जर है उसकी पेंशन ही घटा दो सीधे सीधे, और शायद बिल्कुल घटानी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये उदाहरण दे रहा हूं कि ये ऐसा कहना, ये विचार व्यक्त करना ओवरटन विंडो के बाहर होगा, क्योंकि वो इतना अनपॉपुलर होगा, इतना रेडिकल होगा, अनथिंकेबल होगा कि लोग उसे अगर कोई पॉलिटिशियन वो बोलेगा तो उसका करियर खत्म हो सकता है ना। बेसिकली आइडिया का समय नहीं आया है जिसको बोलते हैं, तो वो हाँ, आइडिया का आइडिया एक का समय आता है, राइट। आइडिया का, जैसे हम कोई पुराना एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे औरतों को वोट देना है, राइट। तो अब अगर आप 1850 में बोलोगे औरतों को वोट देना है, तो लोग कहेंगे ये क्या बकवास बोल रहे हो भैया, है ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन 1950 में वो चीज हो गई हिंदुस्तान में, कुछ और कंट्री में नहीं हुई, लेकिन हर आइडिया का समय आया, तो हर समय पे फिर वो चीज हुई। हाँ, तो ओवरटन विंडो का मतलब यही है, जैसे कि हम बोलते हैं आइडिया का समय आया, इसका अर्थ है कि जो ओवरटन विंडो है वो शिफ्ट होती रहती है, उसे वो एक जगह पर ही स्थित नहीं है, वो स्थायी भी नहीं है, उसे हम लोग मूव कर सकते हैं। तो वही होता है ओवरटन विंडो शिफ्टिंग, और ज्यादातर लोग कहते हैं कि मोर ओवरटन विंडो इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर फ्रीडम, लेकिन ये हर मुद्दे पर शायद ठीक नहीं है, जैसा कि अबॉर्शन राइट से ही पता पड़ता है। लेकिन दूसरी बात है, ओवरटन विंडो शिफ्ट भी हो सकती है और ओवरटन विंडो का विस्तार भी हो सकता है, मतलब उसे खींच भी सकते हैं। तो अभी इंटरनेट की वजह से मुझे क्या लगता है कि जो ओवरटन विंडो है हर मुद्दे पे वो खिंच गई है, मतलब हर रेंज ऑफ ओपिनियन जो हम लोग पहले बोल नहीं सकते थे या फिर व्यक्त नहीं कर सकते थे वगैरह वगैरह, वो अब सीधे सीधे पब्लिक में आ गया। ठीक है, तो पहले हम लोग कहते थे कि ठीक है, कोई संतरी था, कोई गेटकीपर था जो न्यूज़पेपर में एक ही ओवरटन विंडो में जो चीजें आती हैं उसी को अलाउ करेगा। कोई आपने बहुत एक्सट्रीम चीज, अच्छी हो बुरी हो वो भूल जाइए, लेकिन कोई एक्सट्रीम चीज हो वो उसे पब्लिश नहीं करेगा। लेकिन अब ऐसा हो गया कि हर विषय पर ओवरटन विंडो एक खिंच गई है। तो वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण है कि इतने अलग अलग तरीके के विचार आपके घर पे बैठे बैठे आप सुन सकते हैं, उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी सोच बना सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। आपको क्या लगता है? हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। अब जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया, आज की डेट में कोई ऐसा फिर से बोल सकता है कि औरतों के वोट के राइट वापस ले लो, बोलने से तो कोई नहीं रोक सकता ना आपको, भले ही उसका ओवरटन एक तरह से ओवरटन विंडो खिंच गया है। और ऐसे दकियानुसी लोग हर जगह होते ही है ना कोई किसी ना किसी तरह से तो बोलेगा ही कुछ ना कुछ, है ना। तो और कुछ और जो दूसरे एक्सट्रीम वाले भी होंगे, कुछ कोई बोलेगा नहीं आदमियों के खत्म कर दो, वैसे वाले भी लोग मिल जाएंगे। ठीक है, ये आदमी लोग इतने बकवास हैं, ये लोग सब बदमाशी करते रहते हैं, इन लोगों को घर में बंद कर दो। तो
अभी आप देखोगे कि और हर चीज का समूह ठीक ठाक बन जाता है, जैसा तुम्हारा पहला रीजन की बिल्कुल। वजह से। हाँ तो हाँ। ये नहीं है कि कोई एक इकलौती आवाज होगी, हर आवाज के पीछे थोड़ा एक समूह बन सकता है, और उसकी वजह से आपको लगेगा कि हर आवाज में वजन है। और सोशल मीडिया में कभी कभी वो पता भी नहीं चलता, वो समूह उतना शायद बड़ा नहीं हो, लेकिन वो बड़ा लग सकता है। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, तो वो भी एक चीज बिल्कुल। होती है, टॉपिक को ट्रेंड कराने वगैरह के लिए 10-20 हजार ही लोग लगते हैं। अब 10-20 हजार लोग अगर मिलके जुलूस निकाले तो पता भी नहीं चलेगा सड़क पे। ठीक है। हाँ। लेकिन ऑनलाइन 10-20 हजार लोग मिल करके ट्रेंडिंग टॉपिक करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मतलब एक तो विचार ओवरटन विंडो का विस्तार हो गया, और हर विचार का एक नया प्रासंगिक समूह बन जाता है जो कि और उसे सस्टेन करता है। तो ये दूसरा कारण मुझे लगा। तीसरा, अभी तक हम लोग इस मुद्दे पर नहीं है कि फिर भी ऐसा क्यों है कि इतनी मतलब ज्यादातर कुछ कुछ कभी कभी घिनौनी चीजें या फिर इतनी एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट क्यों बढ़ रहा है, मतलब। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ज्यादातर थोड़ा नेगेटिव कंटेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू पॉजिटिव कंटेंट। तो ये ऐसा क्यों है? तो इसके लिए एक तीसरा कारण होता है इंफॉर्मेशन थियरी से, सौरभ। जो तो उसमें उन्होंने जो ये कहा था कि किसी भी घटना किसी भी घटना घटना के घटित होने की संभावना से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर है वो बहुत कम होता है। तो जैसे इसीलिए कोई न्यूज हर दिन लाख हजारों एयरक्राफ्ट सही सलामत लैंड घटित होना बहुत ही आम बात है। आम बात है। तो वो इतना मतलब उस घटना का घटित वो बहुत ज्यादा होती है। और भी उदाहरण है, जैसे आप कोई भी इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखे, उस सेंटेंस में वॉवल्स निकाल दीजिए सब, और फिर भी लोग पढ़ पाएंगे, क्योंकि वॉवल्स इतनी ज्यादा टाइम पर आते हैं। हर एक वॉवल में जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है वो बहुत कम है। लेकिन आप कॉन्सोनेंट निकाल दें तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आप शायद इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप सोशल मीडिया में ले जाइए, इस इंफॉर्मेशन थियरी को। तो इसका मतलब यह है कि अगर जैसे सोशल मीडिया में लोगों ने बोला कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया काबुल में। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत दुखद बात है, लेकिन काबुल में बहुत बार हो रहा है पिछले 8-10 सालों से। तो ये ज्यादा न्यूज लोग इससे मतलब ज्यादा झकझोरेगी नहीं लोगों को, या लोग ज्यादा इसे रीट्वीट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, या मतलब जो भी है कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज आई कि जैसे, ठीक है, रशिया ने अमेरिका का इलेक्शन ही पूरा बर्बाद कर दिया या उसे हैक कर लिया, तो इस घटना का घटित होना की संभावना अभी तक तो लोगों को लगता था शून्य के बराबर है। तो जब वो बात आती है तो फिर इसकी वजह से हम लोग ऐसा उसे रिएक्ट करते हैं, वो अलग होता है। और ये आप देखें, ये तो हमारे कंज्यूमर की दृष्टिकोण से, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन आए जिससे लोग रिएक्ट करें, और इस वजह से वो इस ऐसी घटनाओं को प्रेजेंट करेगा जो कि उसके होने की संभावना बहुत कम है। तो एक बार कुछ ऐसा इंस्टेंस आ जाएगा, लोग बोले अरे ऐसे क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, खड्डे में जा रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो सिर्फ एक घटना है। तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा कारण है क्यों लोग इंफॉर्मेशन वैल्यू बढ़ाने के लिए एक्सट्रीम कंटेंट को शेयर करते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं बिल्कुल। अब मतलब हमारे पता नहीं कितने दशक को याद हो, 90 के दशक में एक बार गणेश जी ने दूध पीने लगे थे हर जगह हिंदुस्तान में। तो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया था पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन अब सोशल मीडिया में गणेश जी रोज दूध पी रहे हैं बेसिकली। ठीक है। तो नॉर्मली तो ऐसा नहीं है कि कोई मूर्ति दूध पीने लगेगी, और वो सुबह शुरू हुआ था, शाम तक खत्म भी हो गया था, और ये इंटरनेट से पहले की बात है, और फिर भी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी। ठीक है, सिर्फ लैंडलाइन नेटवर्क से ही, और टीवी और वगैरह। और शाम तक दूरदर्शन में उन्होंने दिखा दिया था साइंटिफिकली कि ये क्यों हो रहा है, इससे आप ज्यादा प्रभावित मत हुई है। ठीक है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक पूरे हिंदुस्तान में तमाशा रहा था। लेकिन आजकल इंटरनेट पे ये 1000 दूध पीने की घटनाएं जो है वो हो रही हैं, कुछ ना कुछ चमत्कारी शॉकिंग पूरे टाइम हो रहा है। और लोग जो हैं, और अब ऐसा कोई वो भी नहीं है कि भाई कोई दूरदर्शन जैसा नेटवर्क आकर के बोल देगा नहीं नहीं देखो ये ठीक नहीं है।
अभी फेक न्यूज बंद करने वाले लोग हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो भी अब बहुत सारे हैं। कोई, मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से एक और जो चीज हुआ है, सब चीजों पे लोगों का भरोसा चला गया है, ठीक है। तो एक आपने कंप्लीट डिस्ट्रस्ट बना दिया है, और हर कोई बड़ा आदमी भी कभी ना कभी गलती करता ही है, तो उनकी भी गलतियां दिखा दिखा के लोगों ने, जिसको कहते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस की आई मीन क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। तो कंप्लीट केओस, मतलब ट्रम्प तो खुल्लम खुल्ला बोलता भी है, जो उसका स्टीव बैनन वगैरह था, कि हम कंप्लीटली इंफॉर्मेशन केओस कर देंगे। उनकी थ्योरी थी ये, है ना, जो उनका कैंपेन मैनेजमेंट वाला था, कि भाई हम इतनी चीजें डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे कि उसके बाद लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सच क्या है झूठ क्या है। और आप किसी एक चीज के ऊपर तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, लोग फिर सिर्फ अपने रेफरेंस नेटवर्क पे भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है दूसरा वाला तो हमको बना ही रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद में जब एक तरह से इस तरह से होने लगेगा, तो फिर आई मीन फिर आप सोच ही सकते हैं क्या होगा। फिर आप ज्यादा से ज्यादा एक ही साइड में एक्सट्रीम होते जाएंगे, क्योंकि जब भी कुछ होगा तो आपका रेफरेंस नेटवर्क कुछ ना कुछ तरह से कहेगा। हो भी सकता है कोई गलत भी चीज होगी, कहेगी पता नहीं, लोगों के अलग अलग तरीके हैं ना, क्या ये सच है, ऐसे करके पूछेंगे सवाल। हाँ, ऐसा हो गया क्या? हाँ, तो लोगों ने ये सोशल मीडिया के साथ में ये नई नई टेक्निक्स भी निकाल ली हैं। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा फ्रेमवर्क दिया है तुमने प्रणय, मतलब ये तीनों के पीछे, इन तीनों को यूज करके काफी चीजों को और घटनाओं को एनालाइज किया जा सकता है, और सोचा जा सकता है कि ये अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो ये बहुत ही आई थिंक रेफरेंस तो बहुत बढ़िया है, पर हम अपने आई थिंक दर्शकों से भी पूछना चाहिए, उनको क्या लगता है कि और भी कुछ कारक हैं, यही कारक हैं, ये सफिशिएंट, ये नेसेसरी बट सफिशिएंट है या सफिशिएंट है? तो ये आई थिंक अभी हमारा सोचना बाकी है। हाँ सौरभ, और मतलब जैसा कि आपने कहा, ये तीन तो ऐसे ही हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, पता नहीं कि इसमें पूरा सच है कि नहीं। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता था, थोड़ा पॉजिटिव वाला उदाहरण, जिसको हम लोग देख सकते हैं कैसे ये तीन चीजें ऑपरेट कर दी। तो एक आपको याद होगा, पिछले साल जो पहले हम लोग बोल रहे थे कि जो वुहान लैब है उससे ये कोविड-19 वायरस फैला है, लेकिन फिर WHO ने रिजेक्ट कर दिया वगैरह, और वो बात एकदम ठंडी पड़ गई। उसके बहुत सारे राजनीतिक कारण थे, लेकिन खैर फिर उसके बाद एक ग्रुप फॉर्म हुआ, ड्रास्टिक बोल के, उसका फुल फॉर्म था डिसेंट्रलाइज्ड रेडिकल ऑटोनोमस सर्च टीम इन्वेस्टिगेटिंग कोविड-19। तो ये ऐसे पूरे विश्व में फैले हुए लोग थे, और कुछ एक्सपर्ट्स थे, कुछ लोग वायरोलॉजिस्ट थे, कुछ लोग मैथमेटिशियन थे, कुछ लोग ऐसे ही आम लोग थे जो कि इंटरनेट पे मैप्स वैप्स वगैरह ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। ये सब ग्रुप एक दो इकट्ठा हुआ इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से, और तो पहली बात तो उनका जो प्रासंगिक समूह था वो बना ये, और उस प्रासंगिक समूह ने ये इंटरेस्टेड ग्रुप का एक बैंड बना, एक टीम बनी। फिर क्योंकि ओवरटन विंडो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, उन्होंने तब ये थियरी दी, जो कि उस समय के बहुत ही मतलब रेवोल्यूशनरी थी, लोग मान रहे नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसका कुछ सच है, ये चाइना से इसका ओरिजिन है, ठीक है। ये पहली बार, उस टाइम पे ये ओवरटन विंडो से बाहर थी ये बात, तो उन्होंने ये बात रखी, क्योंकि ओवरटन विंडो अलाउ करता है, एक्सपैंड हो गया है, तो ये हुआ। और तीसरा, क्योंकि ये बात इतनी मतलब अचंभित थी, करने वाली थी, तो उस वजह से ऐसा भी नहीं हुआ कि वो बात एकदम दबा दी गई। वो बात एकदम पूरे विश्व में उसकी खबर आई, उसके ऊपर वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, विश्व के सभी अखबारों ने बात ली, और फिर WHO की भी जो पोजीशन थी वो बदली। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग और इन्वेस्टिगेट करेंगे, अभी हम दावे से कह नहीं सकते कि क्या हुआ है, लेकिन हम देखेंगे। तो ये एक पॉजिटिव एग्जांपल था, जो कि ड्रास्टिक की वजह से, एक तो रेफरेंस नेटवर्क एक्सपेंशन, ओवरटन विंडो एक्सपेंशन, और इंफॉर्मेशन थियरी के वजह से ये बात अब कॉमन हो गई है कि शायद इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन और करना चाहिए, और शायद हो सकता है कि चीन से, मतलब जाने अनजाने में, वो तो नहीं पता, लेकिन वहां से हो सकता है ये स्प्रेड हो। तो इसके ऊपर अभी भी रिसर्च करना बाकी है, लेकिन मुझे लगा ये एक एग्जाम्पल है जिसमें थोड़ा पॉजिटिव चेहरा दिखता है सोशल मीडिया का। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से और भी काफी सारे, मैं बोलूंगा कि कॉजेज और मूवमेंट जहाँ पे अच्छी चीजें भी होती हैं,
सोशल मीडिया बिल्कुल उसमें पार्ट प्ले करता ही है। काफी सारे जो मूवमेंट्स हुए हैं राइट्स वगैरह के लिए, उनमें भी पार्ट प्ले किया। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है, लेकिन ये है कि नेगेटिव एग्जांपल्स, अगेन यहाँ पे नेगेटिव एग्जांपल्स शायद हमारे जहन में ज्यादा रहते हैं। पॉजिटिव पहले भी हो रहे थे और जिस तरह से हो रहे थे, पर ये जो आई मीन अब जैसे अचानक से ये अबॉर्शन वाला चीज हुआ यूएस में, तो उन लोगों के लिए एक बड़ा नेगेटिव एग्जांपल है, जहाँ पे इंटरनेट ने कुछ तो भूमिका प्ले करी है उसको करने में, जबकि एक छोटा ग्रुप है वहां पे, बड़ा ग्रुप नहीं है, पर उन्होंने अचीव किया है अपना गोल किसी ना किसी तरह से। तो ये मेरे हिसाब से दोनों ये समझना बहुत मेरे ख्याल से जरूरी है हमारे लिए। जैसा बोलते हैं ना, हर टेक्नोलॉजी जब से आग आई है ना, आग से आप खाना भी बना सकते हैं और घर भी जला सकते हैं। तो आग से जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है चीज। तो अभी देखना है कि ये सोशल मीडिया की आग जो है, इसको कंट्रोल करना हमको आया नहीं है। तो जब तक हम इसको और समझेंगे नहीं, तो हमें पता नहीं है कि इसको हम चूल्हे में कैसे कंट्रोल करें अपने। बिल्कुल ठीक है, तो ये बढ़िया, बहुत बढ़िया था प्रणय। तो ये हमारे श्रोता दर्शक जरूर हमको बताएं आपको क्या लगता है। आपके पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं तो हम हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई और कारक दिखता है तो जरूर हमको बताइए। ये जैसा प्रणय ने बोला, ये अभी हमको ऐसा, ये अभी सोच, जैसा प्रणय ने बोला, ये अभी हमको ऐसा, ये अभी सोच शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, और इस चीज पे तो और आगे पुलियाबाजी होती रहेगी। तो धन्यवाद। धन्यवाद। Hello, everybody. Welcome to another great week on the IVM Podcast Network. This week on Cock and Bull, Cyrus joins us from Spain. Shreyas Nivedita, Antariksh and Abbas discuss PM Modi's blog post. Introducing our new Marathi show, Don Baika Gappa Aika. In the first episode, Aparna Dixit and Avanti Damle discuss the fast-paced life of Gen Z and how tiring it is to be the cool parent. On Pesa Vesa, Anupam meets Ashish Kumasta, Managing Director and CEO, Julius Baer, India. They discuss key wealth management trends. The Simplified Gang talks to Samir Mohan, product marketer at Fisdom, about all things investments. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss the role inequality and economic prospects play in political violence. And on the Life Manifesto, Zarina celebrates the Effective Communications Month of June. Just a reminder to everybody, the IVM merchandise is now available. You can go to the IVM Podcast website and click on the shop tab. Check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And I'd like to remind you all that it is really, really helpful for us when you do recommend this show or any of our other shows to a friend. Word of mouth is great for us, and it's really a great way for us to grow our audience and have more people for you to discuss your podcast consumptions with. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening on, and you can also check us out on YouTube at ivmpodcast.com/YouTube. We have a list of the YouTube channels we are on. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Capgemini, Intel vPro, and Intel Future But Now Wonderful. Thank you so much for making this possible.